नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आज आपको एक नए टॉपिक, ज्वलंत मुद्दे पर आज चर्चा करना चाहता हूं, जो हर व्यक्ति के लिए, हर विद्यार्थी के लिए, एक नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आज उस पर चर्चा करेंगे कि टॉपिक क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव। ये बहुत ही हॉट ज्वलंत मुद्दा है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। हमारे कुछ लोग, नेता लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल के विशेषकर कि सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाएं, 5 वर्ष में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय चुनाव एक साथ करा दिए जाएं, जिससे समस्याओं का निदान हो जाए और समस्याएं ना रहें, कि खर्चा भी कम हो और समस्याएं जो आती हैं एक राष्ट्र चुनाव के कारण वो सबको दूर कर दिया जाए। दूसरी तरफ कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि एक राष्ट्र चुनाव कराने से समस्याएं भी आएंगी और हमारे लोकतंत्र पर भी काफ़ी कुठाराघात होगा, इसलिए चुनाव तो बार बार कराने ही चाहिए। अब है क्या, इसके पक्ष में तर्क क्या है, विपक्ष में तर्क क्या है, वो चर्चा करते हैं। पहले सबसे पहली बात हम करते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात किसने की, सबसे पहले कहाँ से आया ये मुद्दा, किस थिंकर ने किया। एक वाल्टेयर थिंकर हैं, स्विट्जरलैंड के बारे में वो बताते हैं। वाल्टेयर थिंकर वो कहते हैं स्विट्जरलैंड में होता क्या है कि वहाँ पर जनमत संग्रह बहुत ज़्यादा होता है, कि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहाँ अगर ब्रेड की कीमत भी बढ़ानी है, 1 रुपया बढ़ानी है, तो पहले राज्य केंद्र सरकार में के द्वारा जनमत संग्रह होगा, फिर राज्य सरकार द्वारा जनमत संग्रह होगा, तो चुनाव लंबी प्रक्रिया हो जाती है। एक ही मुद्दा, उस पर 2-2 बार चुनाव। तो उन्होंने कहा था नहीं, जब समान मुद्दे हैं तो केंद्र राज्य की वोटिंग एक ही मुद्दे पर एक साथ करा ली जाए, ऐसा उन्होंने, वाल्टेयर ने कहा था। लेकिन आज जो एक राष्ट्र में एक चुनाव की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भारत में बेसिकली कि लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। अब ये सही है, गलत है, इस पर हम चर्चा करते हैं कि वन स्टेट वन नेशन। आप जानते, दुनिया का भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़े ज़्यादा मतदाता भी 60 करोड़ प्लस मतदाता यहाँ पर हैं। अमेरिका से भी 4 गुना बड़ा हमारा लोकतांत्रिक देश है। इसमें चुनाव कराना वास्तव में एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन लोकतंत्र के हम प्राचीन काल से आदी हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि अशोक के काल में भी, बुद्ध काल में भी, बौद्ध काल में भी हमारे यहाँ लोकतंत्र था, वैदिक काल में भी लोकतंत्र था। पहले सलाका पद्धति अपनाते थे वैदिक का, बेसिकली बौद्ध काल में, अशोक जी के समय, अशोक सम्राट के समय। उसमें होता क्या था कि कहते हैं कि सब जनता एक साथ इकट्ठी हो जाती थी, जो छड़ी दे देते थे, लाल और हरी, लाल का मतलब ना और हरी का मतलब हाँ। तो इस तरीके से छड़ियों को गिन लिया जाता था, पता लग जाता था कि जनता एक मत किस पर है, किसका बहुमत है, किसका नहीं है, और उसी के द्वारा सारे निर्णय होते थे। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ फिर अब आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत हुई, जो अंग्रेजी शासन काल में शुरुआत मानते हैं, और उसके बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और उसके बाद हमारे यहाँ भी चुनाव की दौर चलेगी। लेकिन हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये हमें खुशी है, सबसे अच्छा लोकतंत्र है, श्रेष्ठ लोकतंत्र है। हमारे यहाँ विवाद इतने ज़्यादा नहीं होते, इतनी समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी हम विकासशील देश हैं, इसलिए कुछ समस्याओं का सामना भी चुनाव के समय होता है। तो अब क्या क्या समस्याएं आती हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं, इसके पूरा अध्ययन करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, इसके पक्ष में तर्क क्या देते हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मैं यहाँ नहीं लेना चाहता कि मैं बेसिकली केंद्र सरकार के बारे में कहता हूँ। केंद्र सरकार अब इस समय ज़्यादा कह रही है कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये बात है। तो ये लोग कहते हैं, पक्ष में तर्क क्या कह देते हैं। पहला, शासन संबंधी तर्क। कहते चुनाव के समय आचार संहिता लगी रहती है, इसलिए निर्णय नहीं हो पाते। जैसे अभी कह रहे थे राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आचार संहिता लगी। कोरोना का काल तो था और बाद में चुनाव हुए, चुनाव में आचार संहिता लग रही थी, आचार संहिता में कोई ठोस निर्णय लिया नहीं जा सकता, इसलिए महत्वपूर्ण कार्य सरकते जाते हैं। सरकते, एक तो 5 साल का समय मिलता है, उसमें लगभग 2-3 साल तो आचार संहिता में निकल जाते हैं, तो निर्णय कब लेंगे, ये एक समस्या। नीति अपंगता, कि बड़ी बड़ी नीतियां अपंग हो जाती हैं, जैसे कि घोषणा करनी है अभी तो वो बाद में करी। जैसे रीट की भर्ती है, पहले चुनाव के कारण इलेक्शन कमीशन ने आगे सरका दिया। अब भाई ये तो युवाओं से भविष्य संबंधी निर्णय था, इसको आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी, लेकिन अब भाई इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, नीतिगत निर्णय है, आप नहीं कर सकते।
तो ये भी समस्या आती है। तो बड़ी बड़ी नीतियां, हमारा मेट्रो परियोजना या बड़ी कोई भी योजना उसकी घोषणा नहीं कर सकते, तो नीति पंक्ता जो लागू करनी है उसमें भी समस्याएं आ जाती हैं वो। फिर कर्मचारी कार्यकरण विभाग व्यवधान। अब आप जानते हैं कि इलेक्शन में अधिकांशतः ड्यूटी टीचर की लगती है और पुलिस प्रशासन भी पूरा मुस्तैद रहता है। करीब चुनाव से पहले 2-2 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो पूरा सारा चीज़ें बस चुनाव केंद्रित हो जाती है। स्कूल का कार्य लगभग सब बंद हो जाता है, पुलिस भी कानून व्यवस्था की बजाय बस इलेक्शन पर देखना शुरू कर देती है, प्रशासन भी वोटर लिस्ट बनाने लग जाता है। कोई आता है, भाई ऐसा है, मेरी तो खेत में ये समस्या है या मेरे गांव में ये समस्या है, पानी की समस्या, कहते हैं पहले चुनाव होने दो उसके बाद देखेंगे। तो भाई ये महत्वपूर्ण समस्या रहेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं, रोटी कपड़ा मकान की समस्याओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव को मान लेते हैं, तो बस चुनाव चुनाव करते रहते हैं, इससे वो भी दिक्कत आती कहते हैं। फिर है आर्थिक अपव्यय। लोग कहते हैं कि अगर एक साथ चुनाव करेंगे तो खर्च भी कम होगा। नो डाउट, जहां हमारे यहाँ 40-45 हज़ार करोड़ खर्च होते हैं, एक साथ कराएंगे तो बहुत कम खर्च होगा। तो लगभग कहते हैं, विशेषज्ञ मानते हैं कि 1/4 ही खर्च होगा अगर एक साथ चुनाव कराए जाएं सबके। तो ये भी है। सामाजिक समरसता, तो बार बार चुनाव होते हैं, लोग राजनीतिक मुद्दे, धर्म जाति के मुद्दे बार बार उठाते हैं। देखा 5 साल धर्म जाति के मुद्दे उठते रहते हैं चुनाव के कारण, भूमिकाएं बनती रहती है, कभी राम मंदिर, कभी ये मस्जिद, कभी ये वो, कभी वो, कभी जाति मुद्दे। तो वो कहीं ना कहीं वो भी नहीं होंगे। एक बार 5 साल में चुनाव हो गए, अब बार बार फिर ये मुद्दे नहीं, तो नरजातीय संघर्ष पर भी रोक लग जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी कि भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बेसिकली आपको ध्यान है कि चुनाव में खर्चा बहुत अधिक होता है, तो खर्चा होने से बार बार इलेक्शन की जरूरत भी पड़ती है, खर्च की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए क्या करती हैं कुछ दल, क्या करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों से समझौता कर लेते हैं, आप हमारे चुनाव का खर्च उठाओगे, हम आपके अनुकूल नीतियां बनाएंगे, तो फिर वो उन पर निर्भर हो जाते हैं। अब कहते भी हैं कोई, कुछ उद्योगपति इसके संपर्क में, कुछ उद्योगपति इस पार्टी के संपर्क में, तो ये एक समस्या आ जाती है। तो उससे क्या है कि वो सरकार, ऐसा लगता है, उद्योगपति के सपोर्ट में काम करती है। तो ये क्यों होता है? ये बेसिकली चुनाव का बार बार होना, चुनाव में खर्च ज़्यादा होना, तो ये समस्या बहुत अधिक करता है। इसमें सरकार का खर्च तो होता ही है, व्यक्तिगत अपव्यय भी होता है। चुनाव में उम्मीदवार में सीमा तो रहती है 25 लाख, लेकिन वो खर्च करता है 3 करोड़ 4 करोड़। आज के विधानसभा के इलेक्शन जीतने के लिए 3-4 करोड़ चाहिए, MP के इलेक्शन में भी 4-5 करोड़ रुपये खर्च कर देते हैं। यहाँ तक कि वो सरपंच और वार्ड मेंबर भी 50-60 लाख रुपये खर्च कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा धन का उपयोग होता है। अगर उसको सही दिशा में लगाया जाए तो विकास की गति को काफ़ी बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये सारे तर्क कहीं ना कहीं पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं कि सारे पक्ष में तर्क चलते हैं। तो अब इसमें हमारे यहाँ कुछ दल तो कहते हैं कि ठीक है, ये पक्ष में तर्क सही हैं, लेकिन कुछ दल विरोध भी कर रहे हैं, विशेषकर जो क्षेत्रीय दल हैं वो विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय दल तो ये राष्ट्रीय दलों की सूची है, ये तो कुछ समर्थन करते हैं, बाकी क्षेत्रीय दल विरोध भी करते हैं। अब विपक्ष में तर्क क्या क्या हैं जो आज क्षेत्रीय दल और बेसिकली अन्य पार्टियां विरोध कर रही हैं, कुछ बुद्धिजीवी विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना चाहिए। वो एक राष्ट्र, एक नेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं, एक इलेक्शन का विरोध क्यों कर रहे हैं, एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराने चाहिए? पहला वो कहते हैं ये संघवाद पर प्रहार होगा, हमारा फेडरल सिस्टम गायब हो जाएगा। फेडरल सिस्टम होता क्या है? देखो, 2 प्रकार के शासन है, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक शासन में तो सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहती हैं, और संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी स्वतंत्र होती है, अपने कार्य करती है। भारत में मूलतः संघात्मक शासन है, सहकारी संघवाद है। हमारा संविधान तो एकात्मक संघवाद पर आधारित है, लेकिन हमारे यहाँ राजनीति व्यवस्था सहकारी संघवाद पर आधारित है। बोलते भी हैं भारतीय संघवाद नारियल के समान है, ऊपर से कठोर है, नारियल के समान, और अंदर से क्या है, मुलायम मुलायम है। क्योंकि व्यवहारिक में हमारा संघवाद कैसा है, सहकारी संघवाद है। तो ये संघवाद नष्ट होने का खतरा है, क्योंकि इसमें स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय नेता का प्रभाव समाप्त पर्याय हो जाएगा, ऐसा विपक्ष वाले तर्क देते हैं। स्थानीय मुद्दे यानी कि बस अब जैसे देखते हैं केंद्र वाले मुद्दे ही चुनाव में आते हैं, बस पाकिस्तान का नाम लिया, चीन का नाम लिया, बस उसी के नाम पर वोटिंग हो जाएगी। अब स्थानीय समस्या थी कोई, वो तो लुप्त हो जाएगी। बस वो केंद्र वाला सारे चुनाव उसी के नाम पर जीत जाएगा। MLA भी राज्य में भी सरकार उसकी, स्थानीय स्तर पर भी सरकार उसकी, केंद्र में भी सरकार उसकी, और स्थानीय मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। एक मुद्दा था बस पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, या पाकिस्तान ने कोई आतंकवादी हमला कर दिया, या चीन ने घुसपैठ कर दी, एक मुद्दा था छोटा सा, या हमारा कोई समझौता टूट गया किसी के साथ, इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा, बस उसी के नाम पर सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। स्थानीय मुद्दे गायब,
स्थानीय नेता भी गायब, क्षेत्रीय दल भी लुप्त हो जाएंगे। इससे राष्ट्रीय दलों को फायदा मिलेगा, ये नो डाउट है कि कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। तो ये भी एक समस्या है। फिर क्या है, इससे राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा, ये भी एक समस्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या रहेगी। फिर भाई जब वो चुनाव, आपको पता है कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो एमएलए एमपी के चुनाव करता है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है स्थानीय चुनाव कराता है। जब साथ ही चुनाव होंगे तो सारी शक्तियां तो फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग में होंगी, तो राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका ही समाप्त हो जाएगी। फिर क्या है, राज्य की शक्तियां कम हो जाएंगी। राज्य का जो स्थानीय चुनाव के मामले में, अन्य मुद्दों के मामले में, क्योंकि आप जानते हैं कि हर राज्य में स्थानीय स्तर पर चुनाव अलग अलग स्तर पर होते हैं, वो अपने हिसाब से निगम, बोर्ड या पंचायत का गठन करते हैं। अब सब शक्तियां केंद्र में चली जाएंगी। केंद्र सरकार ही तय करेगी कैसे पंचायत का कितनी बड़ी होगी, छोटी होगी, कितना पार्षदों का एरिया बड़ा होगा, वार्ड का कितना छोटा होगा। अब सब काम वहाँ हो जाएंगे, तो राज्य क्या है। फिर हमारे संघवाद में समस्या आएंगी, क्योंकि आवंटन क्रियान्वयन तो सरकार की नीतियों का, विकास की नीतियों का राज्य सरकार ही करती है, तो उसकी शक्तियां भी कम हो जाएंगी। फिर ये कहीं ना कहीं मोड़ जो है राष्ट्रपति इलेक्शन का हो जाएगा। इसमें बस एक ही नाम चाहिए केंद्र स्तर पर, उससे सारे चुनाव जीत जाएंगे। तो कहते हैं इससे हमारी संसदीय शासन प्रणाली का ह्रास हो जाएगा और भारत में राष्ट्रपति शासन प्रणाली आ जाएगी। और राष्ट्रपति शासन प्रणाली में कठोरता रहती है, लोकतंत्र का प्रभाव कम रहता है, निरंतर उत्तरदायित्व नहीं रहता है, इसलिए निरंतर उत्तरदायित्व की समस्या भी आ जाएगी। दूसरा, उत्तरदायित्व पर ही हम चर्चा करते हैं। अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा। अभी हमारे यहाँ नेता, आपको पता है, चुनाव के या तो शुरू में काम करते हैं 6 महीने, या चुनाव आने वाले होते हैं तो लास्ट के साल काम करते हैं। पहले वाले तो 6 महीने तक वो धन्यवाद 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 वेलकम करते रहते हैं, चुनाव जीतने के बाद माला पहनते रहते हैं, उसके बाद बीच में लुप्त हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है। कहाँ पर है साहब, साहब बाहर हैं, बाहर है, कहाँ है पता नहीं, ना मंत्री का पता, ना विधायक का पता। फिर लास्ट के साल जब चुनाव होने लगते हैं तब वो दर्शन देते हैं। अब सारे चुनाव साथ साथ हो जाएंगे तो 5 साल में नेता की शक्ल एक बार ही दिखेगी। इसलिए वायवी कुरैशी कहते हैं कि इससे उत्तरदायित्व का ह्रास होगा। अब भाई कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के नेता बार बार राज्य का चुनाव लड़ना है तो उसमें लेकर वो रुक जाते हैं। जैसे अभी केंद्र सरकार ने, आपको ध्यान है, नागरिकता संबंधी 2 कानून बनाए थे, CAA, NRC वाला भी, नेशनल रजिस्ट्रेशन जो सिटीजनशिप एक्ट है वो लागू नहीं किया, क्योंकि असम में 2021 में चुनाव है। तो अभी कहीं ना कहीं भय है उन्हें कि जनता के सामने जाना है, तो ये समस्या रहती। तो उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति नेता का जुड़ाव बना रहता है, वो जनता की बात मान जाता है, नहीं तो नेता निरंकुश होने का भय रहता है। ये वायवी कुरैशी कहते हैं, वास्तव में बात भी सही है। तीसरा, नरजातीय संघर्ष को भी बढ़ावा दे सकते हैं। एकदम हो सकता है कि धर्म जाति के नाम पर एक साथ वोटिंग हो जाए, कि राम मंदिर के नाम पर या हिंदूवाद के नाम पर या इस्लामवाद के नाम पर बस वो सत्ता प्राप्त कर ले और 5 साल तक अपने हिसाब से जिए। तो जो केंद्रीय कृषि कानून वाले बिल भी हैं, तो कोई भी हैं, तो फिर इस प्रकार के काम करते रहे। तो ये भी एक समस्या कहीं ना कहीं आपको दिखाई देती है। तो एथनिसिटी वाली समस्या भी बनी रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी हैं कि एक साथ एक चुनाव कराने में, तो कुछ पक्ष में तर्क हैं तो कुछ विपक्ष में भी तर्क हैं। अब हम चलते हैं, इस पर बात करते हैं कि भारत में एक साथ एक चुनाव की मांग कब से की गई थी। भारत में एक राष्ट्रीय चुनाव की मांग सबसे पहले 1982 में इलेक्शन कमीशन ने की थी, फिर 1999 में विधि आयोग ने की थी, जो BP जीवन रेड्डी के अध्यक्षता में बना था। 2003 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी जी गृह मंत्री भी थे, उन्होंने मांग की थी। उसके बाद 2015 में संसदीय स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसने भी कहा एक साथ एक चुनाव कराने चाहिए। फिर 2015 में, तब मोदी जी गवर्नमेंट आ चुकी थी बीजेपी की, तो तब उन्होंने भी ये बात कही कि एक साथ चुनाव कराएं, इससे समस्याओं का निदान होगा, विकास गति तेज होगी, ये बातें कही। 2017 में नीति आयोग में ये बात उठी थी। नीति आयोग के 2 विशेषज्ञ थे, ओबराय व देसाई, उन्होंने कहा था पिछले 30 वर्षों से एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब चुनाव ना हुए हों, और चुनाव पर खर्च और मशीनरी ठप होना एक आम बात है। सरकारी कार्यों में बार बार व्यवधान पड़ता है, इसलिए कि भाई चुनाव को एक साथ कराना चाहिए। तो बेसिकली देसाई आयोग ने ऐसा कहा था, ओबराय और देसाई ने अपने अध्ययन में कहा था। इसके बाद हम आए तो अगला 2018 में विधि आयोग का गठन किया गया था, तो उसने अपनी जो ड्राफ्टिंग रिपोर्ट है उसमें उसने एक साथ एक चुनाव कराने की, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है इसने विकल्प भी बहुत सारे बताए थे
कि भाई केंद्र के चुनाव कैसे कराने चाहिए, राज्यों को कैसे कराएं, सने सने प्रक्रिया अपनाएं, बहुत सारी व्यापक अध्ययन किया था। तो इसके विकल्प अच्छे भी हैं, आप देख भी सकते हैं। फिर क्या है, बीजेपी के हाल के घोषणा पत्र में भी ये कहा गया कि बेसिकली एक साथ एक चुनाव की नीति हम लागू करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की। तो अब ये उस पर क्रियान्वयन के लिए प्रयास भी कर रही है केंद्र सरकार जो भी है। अब लेकिन हम देखते हैं इस समस्या का हल कैसे निकल सकता है। देखो, एक दम वाली नीति तो घातक ही रहती है। एक दम की नीति जो है कि भाई तुरंत लागू करना, वो भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है। 1 अरब 34 करोड़ का देश है, आप एक साथ कोई नीति एक ही दिन लागू कर दें, संभव नहीं है। हमारे यहाँ सोशल इंजीनियरिंग मेथड चल सकता है, सने सने प्रगति करने का मेथड बढ़ सकता है, कछुआ चाल की गति से आगे बढ़ने का कार्य प्रगति पर हो सकता है। तो हमें वही नीति ही अपनानी पड़ेगी। तो हमें सने सने इसको प्रयास करना चाहिए, किस तरीके से एक साथ एक चुनाव तो हों लेकिन धीरे 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 प्रोग्रेस प्रगति करें। जैसे सबसे पहले हमें करना चाहिए, 1 वर्ष में जितने भी चुनाव होने वाले हैं उनको एक साथ करा दिया जाए। एक साथ का मतलब एक दिन नहीं है भाई, 1 महीने के समय में, 1.5 महीने के समय में। अब कई बार ऐसा होता है 1 वर्ष में 2 विधानसभा के चुनाव जनवरी में होने हैं, 4 विधानसभा के चुनाव जुलाई में होने हैं और 5 विधानसभा के चुनाव नवंबर में होने हैं। तो भाई ठीक है, जो दिसंबर वाली विधानसभा है उसको भी पहले से भंग करके पहले ला दिया जाए, जुलाई वाली को भी पहले ला दिया जाए, या जनवरी वाली को आगे सरका दिया जाए। इस तरीके से करके इन 3 चरण में जो चुनाव हुए 1 वर्ष में, उनको एक ही वर्ष में आयोजित कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा, खर्च में कुछ कटौती तो होगी और साथ में नैतिक आचार संहिता का उल्लंघन भी किया बेसिकली ज़्यादा नहीं हो पाएगा और नैतिक आचार संहिता भी ज़्यादा लागू नहीं हो पाएगी। दूसरा है कि विधानसभा और पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव भी आप साथ साथ कर सकते हैं। तो इससे भी क्या है, आपके खर्च में कटौती होगी, समस्याओं का निदान होगा और साथ में नैतिक आचार संहिता भी ज़्यादा दिन तक लागू नहीं होगी। अभी राजस्थान में भी देखें या बाकी स्टेटों में भी देखें, राजस्थान में पहले विधानसभा के चुनाव हुए, फिर शहरी स्थानीय निकायों के, नगर निगम के कुछ चुनाव हुए, फिर देखते हैं कि भाई पंचायत चुनाव आ गए, अभी भी कई नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, फिर अभी कई में पंचायतों के भी चुनाव बाकी हैं। तो आचार संहिता ही लगी रहेगी, काम होंगे नहीं, बड़ा निर्णय होगा ही नहीं। तो इसलिए क्या है, विधानसभा के साथ ही तभी भाई एक कमरे में विधानसभा की पेटी हो या उसी कमरे में एक पेटी ईवीएम विधानसभा की हो, एक पंचायती राज की हो, सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो आदमी को पता लग जाएगा ये भाई एमएलए मुझे ये चुनना है, सरपंच या मुझे वार्ड मेंबर ये चुनना है, और ये सारा काम आसानी से। तो इससे क्या है कि काफ़ी हद तक हमारे यहाँ प्रगति कर सकती है। इसलिए हमें एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति तो अपनानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए सने सने अपनाना चाहिए। एकदम ठोस कार्रवाई, एकदम तत्काल कार्रवाई ना करके सने सने कार्रवाई करें। ये 20-25 साल का मसौदा है और इसको 1 वर्ष में लागू नहीं कर सकता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाकर हम 15-20 साल में इस लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो मैं कहता हूँ स्टेप इसमें बढ़ाना शुरू कर देने चाहिए और इसके लिए निरंतर प्रगति फिर करते रहने चाहिए। 15-20 साल बाद हम ऐसी स्टेज में आ जाएंगे कि हम पूरे राष्ट्र में अपने आप स्वभावतः ही एक साथ एक चुनाव की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया एक राष्ट्र और एक चुनाव वाला जो आपको प्रोसेस है, तो आप इसमें टेंशन नहीं लेंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि एक राष्ट्र में एक चुनाव चलता रहना चाहिए और धीरे धीरे ये प्रगति करके हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और इसी के साथ भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। हम सब लोग मतदान करेंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार।